11th क्लास स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे को पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स मैथ कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट में मैथ लिया है या नहीं लिया। अब कई बच्चों के मन में डाउट है कि हम मैथ लें या ना लें। कुछ बच्चे समझते हैं कि हम मैथ ना लेके कोई और सब्जेक्ट ले ले, वो हमारे लिए इजी होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्ट्रीम ली है कॉमर्स। अब कॉमर्स में आपने क्या किया, मैथ नहीं लिया है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि मैथ का एडवांटेज है या नहीं है, ठीक है। अब मैथ की आपको बात बताता हूं। देखो, मैथ के लिए आपके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज है। मान लिया कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लें कि आप +2 के बाद या आपने कोई टेस्ट देते हैं, गवर्नमेंट टेस्ट आप कोई भी देते हैं, तो ऐसा टेस्ट मेरे को बताइए जिसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं आते। बताइए, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होगा गवर्नमेंट का, आपकी गवर्नमेंट जॉब का, जिसमें आपका मैथ ना आता। फिर आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर क्या इस लेवल का मैथ आएगा? कोई बात नहीं, आप 2 साल तक मैथ नहीं करेंगे और उसके बाद आप मैथ का कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी नहीं आएगी? समझे मेरी बात को? कि जैसे मान लिया कि आपने 2 साल तक मैथ नहीं किया और आप कहेंगे नहीं सर, उसमें तो हम जो टेस्ट देंगे ना, उसमें तो 10 क्लास तक के क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एपी का क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपका एरिया का क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब 2 साल तक आप मैथ से आप दूर हो जाएंगे और फिर वो क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लग जाएंगे। और एक और बात, 11th 12th का मैथ मुश्किल नहीं है, ठीक है, 10th से भी आसान है। एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट, देखो एक सब्जेक्ट को ऐसा हो जिसको आपको याद नहीं करना पड़े, तो इसलिए मैथ का बेनिफिट है। आपको हमेशा इसका बेनिफिट ही मिलेगा। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के आप एग्जाम देंगे तो उसमें बड़ा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैथ लेने का ये आपके लिए एक गोल्डन मौका है कि आप मैथ लें और उसको आप अच्छे से करें, और उसके साथ साथ आप अपनी जो प्रिपरेशन है, कोई भी आप जो टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे मैथ आपको ले, इसके बारे में देखो डिसीजन आपने लेना है, लेकिन मैंने इसका आपको प्लस पॉइंट बताया, इसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो मैथ जब छोड़ देंगे उसके बाद आप दोबारा मैथ करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैथ आपका प्रैक्टिस मांगता है। आप 2 साल तक मैथ की प्रैक्टिस से दूर हो जाएंगे और फिर आप चाहेंगे कि हम कोई टेस्ट की प्रिपरेशन करें और उसमें मैथ लें, तो इससे प्रॉब्लम आएगी। इसे डरने की जरूरत नहीं है, करना है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को देखो, 11th का मैं कह रहा हूं कि आपका 10th का जो मैथ था उससे भी आसान आपका ये लगेगा। आप ट्राई करके देखें, करें, ठीक है। तो आपने करना है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपके साथ हूं, हम आपको मैथ अच्छे से करवाएंगे। तो डिसीजन आपने लेना है। जो भी सोचो आपने मम्मी पापा से पूछो, जो भी आपके एल्डर्स हैं उनसे पूछो, लेकिन अपना फोकस बनाओ कि आपने लाइफ में करना क्या है। जो आप सोचोगे वही आपने करना है। कॉमर्स लेनी है आपने, साइंस लेनी है, नॉन मैथ लेनी है, आर्ट लेनी है, ये डिसीजन आपका है, लेकिन ये फ्यूचर डिपेंड करता है। अभी आप सोचे आपने कॉमर्स ले ली है और आप सोचे कि 2 साल बाद 3 साल बाद चलो यार मेरे को तो इंजीनियर बनना था, मेरे को तो उस कंपनी में जाना है, मेरे को तो ये, तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। अब आपने ले ली कॉमर्स और फिर आप सोचते हैं हमें तो वो बनना था हमें तो बनना था डॉक्टर, तो कॉमर्स वाला डॉक्टर तो नहीं बन सकता। तो ये बात ध्यान रखनी है। थोड़ा सा ये मत सोचो और एक ये काम नहीं करना है कि आपके फ्रेंड कहते हैं नहीं मैं तो वो लूंगा, आपके फ्रेंड ने लिया कॉमर्स तो आपने भी कॉमर्स ले ली, आपके फ्रेंड ने लिया नॉन मैथ, आपने जाना था आर्ट में तो आपने ले ली नॉन मैथ, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन देखें, अपना माइंड देखें कि आप क्या कर सकते हो। और ये बिलीव करें, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th तक वीक होते हैं और 11th 12th में जाके बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। इस बात को याद रखना, लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम करने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। तो मैं सभी से उम्मीद रखूंगा कि आप सभी मेरी बातों को फॉलो करेंगे और अपने बारे में अच्छा डिसीजन लेंगे, अच्छी चीजें लेंगे, ठीक है। हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, बैकवर्ड नहीं जाए, डरना नहीं है। आप कई बच्चे डर के मारे नहीं मैथ नहीं लेंगे, हमें डर गए आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचो समझो, डिसीजन आपको नहीं लेना वो आपका डिसीजन है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि मैथ करोगे तो आपके जो भी गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं उनमें बेनिफिट मिलेगा, प्रैक्टिस कर पाओगे और अच्छे से हम आपका साथ देंगे और आपको हम करवाएंगे। तो रेडी हो सभी? मैं उम्मीद करूंगा कि आप मैथ के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे, जिन बच्चों ने नहीं लिया है, और थोड़ा सोच के डिसीजन अपना लेंगे। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हमारा वर्क है उससे पहले, और आज का वर्क है आपको दिया गया है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी
एक्सरसाइज 1.3। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? अच्छे हैं? चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो हमारा यस्टरडे का जो पहले का हमारा थॉट क्या था और आज का थॉट आपको मेरे वीडियो में मिलेगा। उसको एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ बच्चे एक्सप्लेन करते हैं, तो आपने जरूर ट्राई करना है। हाँ, हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से सेवाएं पूछें, मीनिंग पूछे, आपको समझ नहीं आया तो अपने मम्मी पापा से पूछें, इस सर ने थॉट लिखा है, इसका मीनिंग क्या पापा, या आपकी सिस्टर हैं या आपके ब्रदर हैं बड़े, तो उनसे भी आपने डिस्कस करना है। इससे आपको एक अच्छा लेसन मिलेगा। ठीक है, कोई ना कोई लेसन आप लेंगे लाइफ में और ये रूटीन हम लगातार चालू रखेंगे। तो हमारा क्या था, विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड। विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड मतलब क्या, विदाउट किसी रिस्क के, ठीक है ना, बिना किसी रिस्क के आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज है तो, लेकिन इसका रिस्क क्या होता है, एक खतरा। तो खतरा उठाओगे आप। अब इसका मतलब खतरे का ये मतलब नहीं कि कुछ ऐसा काम करें कि जो जिससे आपको कोई डेंजर, किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, वो रिस्क नहीं। अब रिस्क का मीनिंग क्या है कि जैसे आपकी साइकिल रेस हो रही है, ठीक है, और आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आने के लिए तो आपको साइकिल को और तेज चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, और तेज चलाना पड़ेगा, और तेज चलाना। अब कहते हैं साइकिल तेज नहीं चलानी चाहिए। अब साइकिल तेज चलाने से क्या हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाओ, चोट लग जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप साइकिल को धीरे ही चलाएंगे और आप हार जाएंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो आपको फर्स्ट आने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब इसके लिए क्या है कि आपके मान लिया एग्जाम है और आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं, तो सुबह आपका एग्जाम है, तो हो सकता है भी आप रात को देर तक जागो, तो उससे क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। तो क्या करेंगे, आप पढ़ना छोड़ देंगे, फर्स्ट नहीं आएंगे। तो ये तो बेटा रिस्क आपको उठाना ही पड़ते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी जाएगी लेकिन हम फर्स्ट तो आ जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लग भी जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी जाएगी, लेकिन हम फर्स्ट तो आ जाएंगे। तो रिवार्ड जब ही मिलेगा जब आप कोई ना कोई रिस्क लेते हैं, ठीक है। अचीवमेंट जब ही मिलेगा जब आप हार्ड वर्क करते हैं। इसमें यहाँ पे रिस्क का मीनिंग हार्ड वर्क है, ठीक है। रिस्क का मतलब रिस्क नहीं है, रिस्क का मतलब क्या है कि आपको हार्ड वर्क करना है। तो हार्ड वर्क करना है तो अचीवमेंट आपको जरूर मिलेगी। तो इसका मीनिंग था, आप समझे होंगे। तो आज आपका जो थॉट मिले उससे भी आपने कोई ना कोई लेसन जरूर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। चलिए कैरी ऑन विथ कॉन्फिडेंस। 1.3 1.2 के कुछ क्वेश्चन ज्यादा 10 तक हुए, 10 तक करें, 9 है, जितने मैंने कराया उसको वहीं तक करें। कुछ प्रूव करने वाले वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कैसे करने, क्या करने। तो उससे भाई बिल्कुल मैं सोचा जो मैं करा रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वो करते रहे, ठीक है। स्टार्ट करो। तो हमारा पहला है, इसमें क्या है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपका जो सेट हुआ है चैप्टर अब अच्छे से स्टार्ट हुआ है। 1.3 से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेट के। अब आप समझे कि आपको क्या समझ आ रहा है। 1.1 और 1 सिंपल से थे, जो समझ आया नहीं समझ आया, क्या समझ आया उसको दोबारा आप रिवाइज करना। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी का ये मेन बेस है जो आपके सेट जो चैप्टर अब आपका अच्छे से स्टार्ट हुआ है 1.3 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब लिखा हुआ है यूनियन ऑफ सेट। पहला क्या है हमारा, यूनियन ऑफ ए सेट, मतलब यूनियन यानी कि यूनाइटेड करना, सबको इकट्ठा करना। जैसे कि एग्जांपल दूंगा यूनियन ऑफ सेट। अब इसका सिंबल है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है यू। यू का मतलब यूनियन, ठीक है। जैसे मेरे को एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। यही मैं एग्जांपल लूंगा। तो मेरे को दो सेट दिए हैं 1 2 3 और एक दिया 2 3 4। अब मेरे को करना है ए यूनियन बी, ठीक है। क्या करना है मेरे को, अब ए यूनियन बी। अब इसका मतलब कंबाइन करना है एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी सेट हैं उनके सारे एलिमेंट आ जाएं। यूनियन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट जिनका भी आप यूनियन कर रहे हो, ए और बी का कर रहे हैं, तो ए और बी के सारे सेटों से मिलकर जो सेट बनेगा उसे बोलते हैं सेट ऑफ यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5। उसको डबल नहीं लिखना है, आप कहोगे 2 इधर भी है, 2 दो बार, 1 टाइम लिखना है। जो भी एलिमेंट है उसको 1 टाइम लिखना है, लिखने सारे एलिमेंट है। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। सारे का कंबाइन करना, उसको सबको इकट्ठा करना, ऐड कर देना, सबको इकट्ठा कर देना, ठीक है।
कुछ अलग थे कुछ याद थे, सबको हमने कंबाइन कर यूनाइटेड कर दिया तो बन गया हमारा ए यूनियन बी। अब आ जाओ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का आपका सिंबल है, देखो सिंबल यहां बना रहा हूं मैं, ये सिंबल यू का उल्टा लिख दो बन जाएगा इंटरसेक्शन। हम यहां लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यहां क्या लिखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, कॉमन बिटवीन कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट। सेट दो सेट हो, तीन सेट हो, चार सेट हो, दो जिन भी सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हमारे होते हैं सेट, वो होते हैं इंटरसेक्शन। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है, और the common element of set is called the intersection of that set। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, जो दो सेट हो, तीन सेट हो, उसके जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो तो आपका क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 और 3। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड थर्ड, वो है डिफरेंस। वो क्या आपका डिफरेंस, जैसे यहां लिखना मेरे को ए माइनस बी, मैं ए और बी के बीच में माइनस करना चाहता हूं, तो ए मेरा है 1 2 3 और बी है मेरा, लिख रहा हूं आपके लिए 2 3 4 5। अब देखो a माइनस बी और b माइनस है, इनमें दोनों में डिफरेंस है, तो पहले हम a और b को माइनस करते हैं। a में से b को माइनस करना, इसका मेथड क्या है, जो इन दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने हैं। क्या बोला, ए और बी में का इंटर माइनस का मीनिंग क्या है, जो इन दोनों सेट में जो कॉमन है वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं। ठीक है, कौन से कॉमन है, 2 और 3 को नहीं लिखना है। अब जो ए में रह जाएंगे वो लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हमारा ए है, ए में से बी को, ए में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो और ए में जो रह जाए उसको लिख दो, तो आंसर आएगा ओनली 1। ठीक है, अब ऐसे ही मैं लिखता हूं b माइनस ए। अब b में से a को माइनस करना है, जो a और b में वो कॉमन नहीं लिखने हैं, तो a और b में कॉमन 2 3 नहीं है। अब आपका क्या है, b आगे और a पीछे है। अब जो a में रह जाएंगे, a में पेंडिंग रह जाएंगे, a में बैलेंस जो रह जाएगा, क्या रह जाएगा 4, 5। तो ये होता है हमारा b माइनस ए और ये हमारा a माइनस बी। समझ आया, तो जो a में से रह जाएगा उसे बोलेंगे a माइनस बी, उसको लिखना है। जो b में आपका रह जाएगा कॉमन को हटाने के बाद, अगर b आगे तो उसके एलिमेंट लिख दो तो बन जाएगा b माइनस ए। a आगे है तो a के बचे हुए लिखने हैं, b आगे है तो b के बचे हुए जो एलिमेंट है वो लिखने हैं, तो बन जाएगा आपका b माइनस ए। अब आ जाओ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को मैं ऐसे समझाऊंगा, एक सेट है u 1 2 3 4 5 और a है आपका 2 3। अब ये होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट, इसके लिए एक होता है यू यूनिवर्सल सेट। एक तो यू का मीनिंग यूनियन है, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंटों, जितने भी सेट आपको दे रखे हो उनसे सारे सेटों का एक बड़ा सेट, उसे यूनियन ही वो है एक किस्म से वो, लेकिन बोला जाता है वो यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे एलिमेंट है, जैसे कि मेरे पास एक बड़ा सेट है यू और एक सेट है ए। अब मेरे को लिखना है, इसका सिंबल है, जैसे मैं लिख दिया ए तो उसके ऊपर ये साइन लगा देते हैं, ये कंप्लीमेंट का साइन है। ये क्या आप छोटा सा डॉट लगाते हैं, ये क्या आपके कंप्लीमेंट का साइन है। इसका मतलब क्या है, इस बड़े सेट में देखो जो एलिमेंट कॉमन है वो नहीं लिखने, वैसा ही। ठीक है, इसमें मीनिंग क्या है, जो आपके इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखने हैं, उसके अलावा जो भी आपके बच गए हैं वो सारे लिख दो, 1 4 5। समझ गए, तो मतलब क्या, जो कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने उसके अलावा, यानी कि ए को छोड़ के सारे एलिमेंट लिख दो। ए कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि ए के पास जो एलिमेंट है उसके अलावा जो एलिमेंट बच जाएंगे वो सारे उसका ए का कंप्लीमेंट कहलाएंगे। समझ गए, तो ए कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि ए के जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बड़े सेट में से जो एलिमेंट बच जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे कंप्लीमेंट ऑफ ए। सिंपल लैंग्वेज में, जो ए के एलिमेंट नहीं लिखने हैं उसके अलावा जो एलिमेंट बच जाएंगे बड़े सेट में वो लिखने हैं, तो वो कहलाएगा आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलिए, बड़ा आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए।
तो आपको समझ आया ये सारा? आपको समझना और करना है। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5, सी दे रखा है 4 5 7 8। ठीक है, तो पहला फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड करना है, फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दूसरा पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड पार्ट बी माइनस सी। बड़ा आसान। देखो अब आपको ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन निकालना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखना आप यहाँ पे पहले लिखना चाहो लिखना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा ए 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर बी लिखा 3 4 और 5। अब बताओ क्या इसके बीच में कॉमन? सिर्फ कॉमन लिखना है, 3 और 4। आंसर आ गया। ऐसे ही आप कर सकते हैं बी और सी के बीच में कॉमन। थर्ड पार्ट करता हूं मैं आपके लिए, बी लिखता हूं यहाँ पे 3 4 5, बी की वैल्यू, और ये क्या मेरी सी की वैल्यू 4 5 7 8। अब क्या निकालना है इसका डिफरेंस? क्या बताया था? जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने हैं। दोनों में कॉमन क्या है? 4 और 5। अब हमारा बी माइनस सी करना है ना, हमें बी माइनस सी। तो बी में जो एलिमेंट रह गए हैं कॉमन के अलावा, जो कॉमन को छोड़ के जो एलिमेंट बचा है वो कहलाएगा हमारा बी माइनस सी। इजी था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट। ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और करता हूं मैं आपके सामने एक दो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है आपको, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए दे रखा है ए ई आई ओ यू, और बी दे रखा है आपको ए बी और सी। इसमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। सभी क्वेश्चन में इसमें ए यूनियन बी निकालना। निकाल दो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, ई लिख दो, आई लिख दो, ओ लिख दो, यू लिख दो, सारे एलिमेंट लिख दो, बन गया ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है नेचुरल नंबर है, और x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। b क्या है? 10, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसमें निकालना है a यूनियन b। ठीक है, तो आपने करना क्या है? तो हमें निकालना जो है, इसके लिए पढ़ो आप पहले इसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है। पहले ए को दोबारा लिखो आप। ए का मीनिंग क्या है? x इज ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू 9। नेचुरल नंबर इसके बीच वाले कौन कौन से होंगे? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, और 9 भी आएगा। नहीं आएगा? ऐसे लिखो। फिर बी को लिखो, 11 आएगा आपके पास, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 और 15। 10 क्यों नहीं आएगा? x क्या 10 से बड़ा है, इक्वल का साइन नहीं है उसमें, इसमें इक्वल है तो 15 भी आएगा। अब निकालना है ए यूनियन बी। निकाल दोगे? 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 और 15। ऐसे बन गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे करेंगे। और बता रहा हूं मैं आपको, ये किया हमने, इसका दो पार्ट कर दिए सेकंड क्वेश्चन के हमने। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है
सी पार्ट देखो, इसका प्रयोग करते हैं पहले थर्ड पार्ट। इसमें आपको ए दे रखा है 5, 10, 15, बी दे रखा है 5। ए निकालना है ए यूनियन बी। अब 5 कोई एलिमेंट नहीं होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो आपको 5 नहीं लिखना। 5 का मतलब नो एलिमेंट, यानी कि वो सेट है ही नहीं, तो सिर्फ आपने लिख देना है 5, 10, 15। तो ए यूनियन से इसका क्या आएगा, ए ही आएगा, बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ इसका फोर्थ पार्ट। इसमें दे रखा है x इज 2n + 1 और x किससे बिलोंग कर रहा है, z से। ये आपको दे रखा है a और b दे रखा है x = 2n, x बिलोंग टू z। तो मैंने बताया था पहले आपको लिखना है उसमें। अब इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, z से। अब n की वैल्यू क्या पुट करें हम, क्या क्या हो सकती है n की वैल्यू। देखो अब इसमें हम जब इसमें हम पुट करेंगे, और जैसे हम इसको प्लस के लेते हैं सारे, तो आपने लिया 0, आपने 0 लिया तो क्या आंसर आया, 1 आया। 1 लिया तो क्या आंसर आया आपका, 1 लोगे तो क्या आएगा 3। 0 लिया तो क्या n की वैल्यू क्या पुट कर ली हमने, n की वैल्यू पुट कर ली 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे पुट करके हम देख लेते हैं। तो इसमें पुट किया 3 आया, 2 पुट करोगे क्या आएगा 5, 3 पुट करो क्या आएगा 7, और ऐसे आपकी ये चल रही है। तो ये क्या होंगी, ये आपकी प्लस माइनस की भी होगी। जैसे इसमें आपके क्या आएगा, अब आप इसे माइनस का 1 लिखोगे, आप माइनस का 1, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये वैल्यू आएंगी, तो आएंगी क्या है प्लस माइनस की, क्योंकि इंटीजर है तो ये प्लस माइनस के आएंगे। तो प्लस का 1 भी आ सकता है और माइनस का, जैसे आपने अभी -1 लिखोगे, -1 लिखा तो क्या आंसर आएगा, ऐसे आपकी वैल्यू आपकी आती रहेंगी। तो अब बी क्या हमारा, तो जब बी में क्या दिया हुआ है n = z, तो इसमें क्या लिखा, आप 0 लिखते हो तो 0 आएगा, ठीक है। इसमें आपने z 0 पुट किया, 0 उसमें तो आपने 0 पुट किया, 0 नहीं आएगा आपका। इसमें 0 पुट किया क्या है 0, 1 पुट किया 2, 2 पुट किया 4 आया, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ऐसे चल रहे हैं। ये भी क्या आएंगे प्लस माइनस के, ये भी क्या आएंगे प्लस माइनस के। क्यों, क्योंकि वो इंटीजर है। इंटीजर जेड का मतलब क्या है, इंटीजर, प्लस के भी होंगे और माइनस के भी। अब निकालना आपको ए यूनियन बी, तो क्या आएगा इसमें 1 ± 0 भी आएगी, 1 भी आएगा, +-2 +-3 +-4 सारे आएंगे। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपका, जेड ही आ जाएगा। सारे इंटीजर आ जाएंगे इसमें, ठीक है, प्लस के सारे और माइनस के भी सारे। तो आ गए देखो सारे। तो ये आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है पहले, और फिर इसके आपने यूनियन लिखा। यूनियन लिखा आपने, इसमें क्या है 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, सारे लिखोगे ना इसके, तो सारे प्लस के भी आ गए और माइनस के भी आए, क्योंकि इंटीजर है इसलिए। तो आपका ए यूनियन बी का आंसर क्या लिखोगे, जेड। सारे तो लिख नहीं सकते, तो हम इसको क्या लिख देंगे, सिर्फ जेड लिखकर छोड़ देंगे। तो इसका क्या होगा, ए यूनियन बी क्या आएगा इसका, जेड। तो ऐसे चलिए, अब ऐसे ही आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं मैं आपके लिए। तो 3rd क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल। जो 3rd क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है x बिलोंग टू 3n और n बिलोंग टू क्या है, z, ठीक है। और x बिलोंग टू 4n और n बिलोंग टू z, जो भी है देख लेना एक बार आप। तो ये a और ये आपका b। तो a क्या हो गया आपका, देखो आप वहां क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 आएगा, 1 रखते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, ठीक है, ऐसे 15, ऐसे आपका 3 का टेबल बन जाएगा। प्लस के भी आएंगे और ये माइनस के भी आएंगे इंटीजर। और यहाँ पे क्या रखोगे, जब 0 रखा 1 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, ये भी क्या आएंगे आपके प्लस माइनस के, ठीक है। ये 0 पे मत लगाओ प्लस माइनस, यहाँ सारे क्या आएंगे आपके ये प्लस माइनस के, क्योंकि जेड आपका। अब बताओ क्या बना आपका,
अब हमें निकालना क्या है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी। निकालना क्या है इसमें आपको, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ही निकालना है। अब कॉमन वैल्यू निकालनी है, कॉमन वैल्यू निकाल दो, कौन कौन सी आएंगी आपकी। अब देखो 3 और फिर एक तो 12 आ रहा है, फिर आए कौन सा आएगा, फिर आएगा 24। लिख के देखना 3 और 4 के बीच में कॉमन वैल्यू क्या आएंगी, 12 का टेबल, 12 आएगा, 24 भी आएगा, 3 में भी आता है 24, और उसमें अगला क्या आएगा 36। 36 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। ऐसे आपका क्या आ रहा है ये, इसको हम लिखेंगे 12n। क्या लिखेंगे 12n, और n बिलोंग टू z, आपका 12। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 12n, मतलब क्या, ये आपके 1 रखते हैं 12 आएगा, 2 रखते हैं ये आता है, और एक को 0 भी आएगा, एक वैल्यू आएगी 0 भी आएगी, ठीक है। 0 कॉमन है, जो कॉमन वैल्यू आई वो सारी लिखनी है। तो इसमें क्या बन रहा है आपका 12 का टेबल बन रहा है, तो 12n। तो ऐसे आपने क्वेश्चन ट्राई करने, 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे जैसे, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आप बहुत अच्छे से इनको कर सकते हो। तो जरूर से जरूर आपने करने और बताना है। अब की बात देखो, मैं जब करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको आगे, जब आपने करने क्वेश्चन नंबर आप 9 या 10 तक, बिल्कुल सिंपल है, आप सभी ट्राई करेंगे, बताएंगे मेरे को कल कि सर हमारे 5 तक हो गए हैं, मेरे 6 तक हो गए। नेम के साथ फोन नंबर होगा सभी के पास, उसमें मैसेज करना है सभी को, ये कंपल्सन है। शेयर कॉपी में करने और बताएं सर मेरा 5th क्वेश्चन हो गया, मेरा 6th क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं। कम से कम क्वेश्चन आपने 7, 8, 9, 10 तक आप कर सकते हो, लेकिन आप मिनिमम 5 तो करें, 5, 6 तो करें। तो जितने भी आप कर सकते हो करें, और लेकिन बताए मेरे को सर मैंने 6 तक मैंने किए हैं, मैं 7 तक किए, 8 तक किए या 10 तक किए। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैं बातें मैंने आपको बताई उसको फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट पे बहुत बिलीव करता हूं, और वो सभी अच्छे से अपना वर्क करेंगे, ठीक है। रेडी, कैरी ऑन एंड स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस।